नमस्कार मित्रों, आइए चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। देखते हैं। कह रहा है नदी में जल प्रदूषण डैश की घुलित मात्रा से मापा जाता है। किसकी मात्रा से मापा जाता है? घुलित ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के उससे मापा जाता है। घुलित ऑक्सीजन जो होता है, जल में घुलित ऑक्सीजन जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम डीओ भी कहते हैं। ठीक है, कि वह मात्रा है जो जलीय जीवों के श्वसन के लिए, मतलब सांस लेने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, जितने भी जल में जीव होते हैं, मछली हो गया, मेढक हो गया, या जो भी जल में रहने वाले जीव हैं, उसके लिए ऑक्सीजन क्या होता है? बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, ये होता क्या है? इसकी मात्रा जब होती है 8.0 mg होता है। ठीक है, /1। अगर इतना है, ठीक है, इससे अगर कम हो जाती है तो ऐसे जल को क्या कहते हैं? ऐसे जल को प्रदूषित माना जाता है। ठीक है, तो इसका माप किससे होता है? प्रदूषण का, जल प्रदूषण का माप होता है आपके ऑक्सीजन के द्वारा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरणीय है? बताइए, कौन सा पदार्थ जो है वो आपका जैव निम्नीकरणीय है? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कौन सा होता है? वो होता है जो प्राकृतिक रूप से खराब हो जाए, टूट जाए। ठीक है, जैसे पौधे, जानवर, उनके अपशिष्ट, कागज, फल फूल, सब्जियां जैसे पदार्थ होते हैं, वो क्या होते हैं? आपके जैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है? कांच की बोतल भी है, प्लास्टिक कप भी है, पेपर भी है। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है उपयुक्त में से एक से अधिक, ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी कौन सी होती है? बताइए, खाद्य श्रृंखला जो होता है उसका कमजोर कड़ी कौन सा होता है? खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी कौन सा होता है? वो होता है आपका सर्वोच्च उपभोक्ता। ठीक है, सर्वोच्च उपभोक्ता जो है वो आपका सबसे कमजोर कड़ी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था? प्रथम विश्व युद्ध में पूछ रहा है रासायनिक हथियार के रूप में किसका प्रयोग किया गया था? बताइए, वो किया गया था आपके युद्ध का, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसका सबसे प्रभावी रासायनिक एजेंट कौन था? वो था आपका सल्फर मस्टर्ड। ठीक है, जिसको मस्टर्ड गैस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मस्टर्ड गैस के नाम से भी जानते हैं। ये क्या था? ये एक गैस था, ऑयली होता था। ठीक है, इसका इसलिए नाम दे दिया गया सल्फर्ड गैस। ठीक है, मस्टर्ड मतलब मस्टर्ड गैस। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए उपयुक्त गैस है कौन सी? कृत्रिम रूप से समझते हैं ना, कच्चा तोड़ लिए फिर उसको पका लिए, क्या डाल के? किससे पकता है वो? उसके लिए उपयोग करते हैं हम एसिटिलीन का। एसिटिलीन जो होता है, जिसको एथिलीन भी कहते हैं या एथिन कहते हैं, ठीक है, वो होता है। यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका सही हो जाएगा। होता क्या है, जब कैल्शियम जो होती है, कैल्शियम कार्बाइड, कार्बाइड का नाम सुने होंगे, हम लोग केला वगैरह पकाने के लिए बहुत उपयोग करते हैं घर में। कैल्शियम कार्बाइड जब होता है, उसकी जब वो नमी के संपर्क में आता है, गीला चीज़ के संपर्क में जब आता है, तो क्या करता है? वह एसिटिलीन गैस उत्पन्न करता है। ठीक है, और जैसे जैसे जो गैस मिलती है ना फलों को पकाने के लिए, प्राकृतिक रूप से मिलती है, उसी गैस का ये जो है वो करता है, वो उपयोग मतलब उत्पादन करता है, और उससे क्या होता है? आपका जो है फल जो है कच्चे वो पक जाते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एथिन कह लीजिए, एथिलीन कह लीजिए, या एसिटिलीन कह लीजिए। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है प्राकृतिक रबर। कह रहा है किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर जो है वो किसका बहुलक है? वो है आपका आइसोप्रीन का। ठीक है, किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का बहुलक है। प्राकृतिक रबर क्या है? एक अतिरिक्त बहुलक है जिसे उष्णकटिबंधीय रबड़ के पेड़ से दुधिया तरल लेटेक्स के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं।
अगला कह रहा है पैराफिन किसका उप उत्पाद है? बताइए, पैराफिन किसका उप उत्पाद है? वो है आपके पेट्रोलियम का। ठीक है, पैराफिन मोम जो होता है या पेट्रोलियम मोम कह लीजिए, यह क्या होता है? यह एक नरम और रंगहीन ठोस होता है जो पेट्रोलियम, कोयला या सेल से प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है पेट्रोलियम, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किसका पीएच मान जो है वो 7 है? 7 पीएच मान किसका है? शुद्ध जल का है, उदासीन विलयन का है या क्षारीय विलयन का है? बताइए। 7 पीएच मान जो होता है वो होता है आपका शुद्ध जल का। ठीक है, 7 जो होता है आपका शुद्ध जल का होता है, और 7 से जब अधिक होगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका? 7 से अधिक जब होगा तो आपका क्षारीय विलयन हो जाएगा। ठीक है, क्षारीय विलयन हो जाएगा। और अगर 7 से कम होगा तो आपका क्या हो जाएगा? अम्लीय विलयन हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, कह रहा है एक कोशिका नली में तरल की वृद्धि किस कारण होती है? बताइए, एक कोशिका नली में तरल की वृद्धि जो होती है वो किस कारण होती है? वो होता है आपके पृष्ठ के तनाव के कारण। ठीक है, पृष्ठ के तनाव के कारण होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, कह रहा है जब ईंट को पानी में डाला जाता है तो बुलबुले उठते दिखाई देते हैं, इसका कारण है क्या? जब सूखे ईंट को जब पानी में डालते हैं तो उसमें से बुलबुले निकलते हैं, क्यों निकलते हैं? क्या कारण हो सकता है? वो होता है आपके ईंट के छिद्रों में क्या होती है? ऑक्सीजन होती है, हवा भरी होती है और वो बाहर निकलती है, इसलिए। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है गोल्डन राइस में गोल्डन कैरोटीन जीन होता है जो डैश से आता है। किससे आता है? गोल्डन राइस में जो गोल्डन कैरोटीन होता है वो किससे आता है? बताइए। वो आता है आपके डैफोडिल से। ठीक है, किससे आता है? डैफोडिल से आता है। ठीक, मानव शरीर द्वारा क्या बोलते हैं उसको? चयापचय, मतलब पाचन क्रिया जो होती है आपकी मानव शरीर द्वारा चयापचय किए जाने वाले बीटा कैरोटीन जो होता है आपका विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है और हमें स्वस्थ त्वचा जो होती है, प्रतिरक्षा प्रणाली जो होती है वो आपकी बीमारियों से लड़ने वाली, ठीक है, और दृष्टि के लिए विटामिन ए की आवश्यकता होती है। ठीक है, वो जो है आपका डैफोडिल से आता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है कब? कब मनाया जाता है? ह्यूमन राइट्स डे, वो भी इंटरनेशनल पूछ रहा है, कब मनाते हैं? वो मनाते हैं हम 10 दिसंबर। ठीक है, 10 दिसंबर को मनाते हैं। ये कब हुआ था आपके? 10 दिसंबर 1948 में शुरू हुआ था। ठीक है, 1948 में शुरू हुआ था। संयुक्त राष्ट्र ने इसको वो किया था, घोषित किया था इस दिवस को। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, कह रहा है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसको इसरो बोलते हैं, इसरो की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? बताइए, इसरो की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भारत की प्राथमिक अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक है, जिसे 1969 में स्थापित किया गया था, 1969 में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है आपका बेंगलोर में। ठीक है, इसरो अंतरिक्ष विभाग भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में रहता है। अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा, कह रहा है सुमेलित नहीं है? बताइए, किसके किसके बारे में पूछ रहा है? पेट्रोलियम के संघटक और उपयोग। ठीक है, संघटक दिया है और उसका उपयोग दिया है। कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है?
वो जो है आपका वो हो जाएगा पैराफिन मोम और खाद्य पदार्थ, ये आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है, पैराफिन मोम और खाद्य पदार्थ जो है ये आपका सुमेलित नहीं है। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा भी है ना पैराफिन के बारे में। अगला देखते हैं। अगला है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, बताइए। नॉर्मल जो शरीर की गर्मी होती है, तापमान होती है, वो कितनी होती है? और उससे अधिक होता है तो बुखार लग जाता है। कितना होता है वो होता है आपका 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, फ़ारेनहाइट मत लगा दीजिएगा। ठीक है, और फ़ारेनहाइट में अगर पूछे तो क्या कहिएगा? वो कहिएगा 98.6। ठीक है, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है शरीर का सामान्य तापमान। अगला देखते हैं। अगला है मधुमक्खियां सामाजिक कीट कहलाती हैं। क्यों? क्योंकि वे समूहों में रहती हैं और सभी फूलों पर जाकर अमृत इकट्ठा करती हैं। वे पुरुषों के बीच रहती हैं। वे अन्य कीड़ों पर अपने भोजन के लिए निर्भर करती हैं। कौन सा सही है? एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? कौन सा सही हो जाएगा बताइए? वो हो जाएगा आपका वे समूह में रहती हैं और सभी फूलों पर जाकर अमृत इकट्ठा करती हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है किस रक्त समूह वाला व्यक्ति सार्वभौमिक दाता कहलाता है, बताइए। कौन सा ब्लड ग्रुप है जो किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है? वो होता है आपका ओ जो होता है वो जो होता है वो इंसान किसी को भी डोनेट कर सकता है, उसका खून किसी के शरीर में चढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी पूछ रहा है, कौन सी है सबसे बड़ी हड्डी मानव शरीर की? वो होती है आपकी कौन सी? जांघ की हड्डी होती है। जांघ की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो जांघ की हड्डी होती है। उसकी लंबाई कितना होता है? लगभग आपका 50 सेंटीमीटर तक हो सकता है। ठीक है, उससे क्या होता है? उससे हमें चलने में कूदने में सहायता मिलती है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? जांघ की हड्डी को, जांघ की अस्थि जो होती है उसे कहते हैं हम फीमर। ठीक है, फीमर। ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है कह रहा है गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च शुरू किया, बताइए। 4 ऑप्शन दिया है, कौन सा सही है कौन सा गलत? कह रहा है नमक कर कानून लागू करने के खिलाफ, सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा के खिलाफ, हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध, या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। 1930 में दांडी मार्च शुरू किया, क्यों किया था? वो किया था आपके नमक कर कानून लागू करने के खिलाफ। नमक पे आपका मतलब कर नहीं लगेगा, जीएसटी वगैरह टैक्स वगैरह न लगे, उसी के खिलाफ जो है वो मार्च किए थे। ठीक है, कब किए थे? वो किए थे आपके 12 मार्च 1930 में। ठीक है, साबरमती आश्रम से शुरू करके गुजरात के एक तटीय गांव दांडी तक, ठीक है, पहुंचे थे। अगला देखते हैं। अगला है कह रहा है निम्नलिखित में से किसने भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था? किसने? वो दिया था आपके महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने इस सुझाव दिया था, स्वतंत्रता मिल गया उसके बाद से, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, किसने दिया था? महात्मा गांधी ने ही दिया था। अगला देखते हैं। अगला है नालंदा बिहार किसके द्वारा नष्ट किया गया था? नालंदा बिहार जो था वो किसके द्वारा नष्ट किया गया था? बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक। वो किया गया था आपके किसके द्वारा? बख्तियार खिलजी के द्वारा। ठीक है,
ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका सही हो जाएगा। कब किया गया था? वो किया गया था आपके 1193 में। ठीक है, बख्तियार खिलजी जो दिल्ली सल्तनत के मामलुक राजवंश का एक सेना नायक था, ठीक है, उसके द्वारा जो है तबाह कर दिया गया। किसको? नालंदा बिहार को 1193 में। अगला देखते हैं। अगला है दक्षिण भारत के प्रायद्वीप का अंतिम छोर कन्याकुमारी की स्थिति डैश में है, बताइए। कह रहा है कर्क रेखा के उत्तर, भूमध्य रेखा के उत्तर, मकर रेखा के दक्षिण, या एक से अधिक, या कोई नहीं। कौन सा है अंतिम छोर कन्याकुमारी की स्थिति? वो हो जाएगी आपकी भूमध्य रेखा के उत्तर। ठीक है, मैप देखिए, मैप से भी क्वेश्चन आते रहते हैं। अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस रंग का कागज सौर ऊर्जा का अवशोषण अधिक करता है, यानी धूप का अवशोषण जो है वो अधिक करता है। किस रंग का कागज? वो तो पता होगा, काला जो होता है वो धूप को ज्यादा अवशोषित करता है। ठीक है, इसलिए गर्मियों में क्या करता है इंसान जो है काला कपड़ा नहीं पहनता है। ठीक है, और सफेद जो है वो बहुत कम अवशोषित करता है। ठीक है, या कह ले कि ना के बराबर करता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है अशोक के धम्म में केंद्रीय बिंदु है। अशोक के धम्म में केंद्रीय बिंदु है क्या? अशोक का धम्म ना केवल युद्ध की दार्शनिक शिक्षा थी, बल्कि उसमें मानवतावाद, सार्वभौमिक भाईचारे और अहिंसा का विचार भी शामिल था। यानी कि वफादारी भी थी, शांति और अहिंसा था, और बड़ों का सम्मान भी था। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है मलेरिया मच्छरों से फैलता है। ठीक, मलेरिया मच्छरों से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी? ये तो पता है कि मलेरिया जो है वो मच्छरों से फैलता है, लेकिन इसका खोज किया किसने था? वो किया था आपके डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने। किसने किया था? रोनाल्ड रॉस ने किया था। ठीक है, रोनाल्ड रॉस ने इनका किया था। इनका जन्म कहाँ है? इनका जो जन्म है वो उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुआ था। बहुत तेज तूफान आ रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं। सबसे अधिक आबादी वाला भारतीय राज्य कौन सा है? आबादी से पूछ रहा है, सबसे अधिक आबादी, क्षेत्रफल नहीं। सबसे अधिक आबादी वाला भारतीय राज्य कौन सा है? बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल? कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है, लगभग यहाँ पे कितने 19.98 या 20 करोड़ कह सकते हैं यहाँ पे आबादी है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है पटना का हरमंदिर साहब डैश का जन्म स्थान है, बताइए। हरमंदिर साहब डैश का जन्म स्थान है, किसका जन्म स्थान है जो पटना में है हरमंदिर साहब? वो है आपके गुरु गोविंद सिंह का। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है हरमंदिर साहब। ठीक है, अच्छा, इन्होंने आपके 1699 में, ठीक है, इन्होंने क्या किया था? खालसा पंथ का स्थापना किया था। ठीक है, खालसा पंथ का स्थापना किया था इन्होंने। कब? 1699 में। अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल के दौरान आयोजित बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की थी? किसने किया था बताइए? वो किया था आपके वसुमित्र ने। ठीक है, किसने किया था? वसुमित्र ने किया था। अगला देखते हैं। अगला है फसल जिसे अपेक्षाकृत अधिक जल की आवश्यकता होती है, कौन सा फसल है? गेहूं, धान, चना, जिसको ज्यादा जल की आवश्यकता होती है वो होता है आपका पैडी। ठीक है, यानी धान जो है इसको जितना मतलब अनुमानित जल चाहिए उससे भी इसको अधिक चाहिए।
ठीक है, ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है धान को। धान क्या है, एक खरीफ फसल होता है, ठीक है, जिसकी बुआई वर्षा या मानसून के मौसम में की जाती है, या फिर वहाँ भी किया जाता है जहाँ पे हमेशा बारिश वगैरह होता रहता है, वहाँ पे केवल धान की ही बुआई होती है, खेती होती है। अगला देखते हैं। अगला है क्षतिग्रस्त। क्षतिग्रस्त फ्लोरोसेंट ट्यूब या सीएफएल को सुरक्षित रूप से निपटाने की आवश्यकता होती है। क्यों, बताइए। क्योंकि इसमें ऑक्सीजन वाष्प होती है, इसमें नाइट्रोजन वाष्प होती है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाष्प होती है। बताइए। क्षतिग्रस्त जो सीएफएल होता है उसको सुरक्षित रूप से मतलब मिटाया जाता है। क्यों? सीएफएल का निपटान जो होता है एक प्रमुख पर्यावरणीय चिंता का कारण है, क्योंकि होता क्या है उसमें उसमें पारा होता है, ठीक है, आपका न्यूरोटॉक्सिन होता है, ठीक है, न्यूरोटॉक्सिन होता है, और वो जो होता है वो बहुत खतरनाक होता है पर्यावरण के लिए, ठीक है। इसलिए जो है उसको नुकसान मतलब कि मिटाने के लिए बहुत सोच समझ के मिटाया जाता है। यानी क्या हो जाएगा, आपका ऑक्सीजन वाष्प नहीं होता है, नाइट्रोजन वाष्प नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाष्प नहीं होता है, ठीक है, तीनों नहीं होता है। यानी आपका ऑप्शन नंबर 5 जो है ये आपका सही हो जाएगा। उसमें होता क्या है, पारा होता है, ठीक है। अगला देखते हैं। और आप पारा होता है और आपका क्या होता है, न्यूरोटॉक्सिन होता है। अगला देखते हैं। अगला है घेंघा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। ये तो पता है। हम आयोडीन प्राप्त कर सकते हैं कहाँ से? दूध से, चीनी से, आयोडाइज्ड नमक से। आयोडीन कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? वो जो है हमारा आयोडाइज्ड नमक से ही प्राप्त होता है आयोडीन, ठीक है। गले के पास स्थित जो वो होती है ना ग्रंथि, थायराइड, वो क्या बोलते हैं उसको, थायराइड ग्रंथि, उस वो क्या होता है, वो आपका बढ़ने लगता है, ठीक है। बढ़ने से होता है आपका घेंगा नामक जो रोग हो जाता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है, आपका गर्दन जो है वो फूल जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली रेखा है कौन सी? जो भारत और चीन के बीच जो है एक सीमा निर्धारित करती है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मैकमोहन लाइन। क्या कहते हैं? मैकमोहन लाइन, ठीक है, जो भारत और चीन के बीच की सीमा को निर्धारित करता है, ठीक है। उसका वास्तविक नियंत्रण रेखा जो है आपका, उसको क्या कहते हैं? एलएसी कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो होता है भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा है वो, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है पृथ्वी के चारों तरफ हवा के अदृश्य आवरण को कहते हैं। पृथ्वी के चारों तरफ हवा के अदृश्य आवरण है, दिखता नहीं है, उस आवरण को क्या कहते हैं? जो गैसीय आवरण होता है, वायु वाला आवरण जो होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वायुमंडल, ठीक है। क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं, ठीक। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक लैगून नहीं है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है एक लैगून नहीं है? बताइए। वो है आपका पेरियार झील। पेरियार झील जो है आपका लैगून नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं। कह रहा है धुआं ऊपर उठता है, क्यों? बताइए, धुआं ऊपर क्यों उठता है, नीचे क्यों नहीं जाता? धुआं जो है गर्म हवा का संयोजक है, ठीक है। गर्म हवा का संयोजक होता है। गर्म होने पर हवा फैलती है और ठंडी हवा की तुलना से वो क्या होती है, हल्की हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार वायु जो है हमेशा ऊपर उठता रहता है, ठीक है। गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा क्या होती है, अधिक हल्की होती है, इसलिए वो जो है ऊपर उठ जाती है। अगला देखते हैं। अगला है मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? मध्य रात्रि का सूर्य जो है वो किस क्षेत्र में दिखाई देता है? भूमध्य क्षेत्र में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, आर्कटिक क्षेत्र में? कहाँ दिखाई देता है? वो जो दिखाई देता है आपके आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है,
ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका सही हो जाएगा। मध्य रात्रि सूर्य एक प्राकृतिक घटना है जो गर्मियों के महीने में आर्कटिक वृत्त के उत्तर या अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण में होती है। जब स्थानीय मध्य रात्रि होती है तो वो सूर्य दिखाई देता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है भारत में धमेक स्तूप। भारत में धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? बताइए, धमेक स्तूप जो है वो कहाँ है? वो है आपका सारनाथ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका सही हो जाएगा। सारनाथ में जो है आपका धमेक स्तूप है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास सारनाथ है, वहीं पे है। ठीक है, कहा जाता है कि धमेक स्तूप उस स्थान को चिन्हित करता है जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने पहले 5 ब्राह्मण शिष्यों को पहला उपदेश दिया था। कहाँ पे? सारनाथ में। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस प्रकार का अपरदन चंबल के नालों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? बताइए, किस प्रकार के अपरदन चंबल के नालों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? बोलिए। अवनालिका, परत अपर्दन, वाती अपर्दन। वो हो जाएगा आपका अवनालिका। ठीक है, जिस क्षेत्र में बड़ी संख्या में गहरे नाले या नालियां होती हैं उसे क्या कहते हैं? उसे आप बैंडलैंड या टोपोग्राफी कहा जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर लगभग डैश में पहुंचता है? 2 मिनट, 4 मिनट, 8 मिनट। लगभग पूछा है, बताइए। वो जो पहुंचता है आपके लगभग 8 मिनट में पहुंचता है। ठीक है, लगभग 8 मिनट में। ठीक है, या अगर वैसे पूछ दे तो आपका कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 8 मिनट, 8 मिनट और 20 सेकेंड। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा वित्तीय वर्ष 24-25 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम मनरेगा जिसको बोलते हैं, उसके लिए बजट अनुमानित क्या है? कितने का बजट निकाला गया है नरेगा के लिए? बताइए। वो निकाला गया था आपका कितना? 86,000 करोड़। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री प्रतिवर्ष किस स्थान पर 15 अगस्त को ध्वजारोहण करते हैं? वो करते हैं आपके लाल किला। ठीक है, लाल किला पे ध्वजारोहण करते हैं 15 अगस्त को। ठीक है, और 26 जनवरी को वो करते हैं आपके राजपथ पे झंडा फहराया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। आसमान में उड़ते हुए पक्षी में किस प्रकार की ऊर्जा विद्यमान होती है? जब पक्षी उड़ते हैं आसमान में तो उसके अंदर किस प्रकार की ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, या गतिज और स्थितिज दोनों होती है? वो जब उड़ते हैं आपके तो गतिज भी होती है और स्थितिज भी होती है, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका सही हो जाएगा। गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है 1990 के बाद से भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद में तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा है क्या? एक बढ़ती हुई प्रवृत्ति दिखाई है। एक बढ़ती हुई प्रवृत्ति दिखाई है 1990 के बाद। अगला देखते हैं। किस यौगिक का बंधन सबसे कमजोर होता है? कौन सा यौगिक है जिसका बंधन सबसे कमजोर होता है? हीरा, नियान, केशियाई? वो होता है आपका नियान का। ठीक है, बंधन की शक्ति का घटता क्रम इस प्रकार होता है जैसे आपका आयनिक, सहसंयोजक, हाइड्रोजन, द्विध्रुव, वैंडेर वाल्स। ठीक है, हीरे में मजबूत संयोजक बंधन होते हैं। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड में एक आयनिक बंधन मौजूद होता है, जबकि बर्फ के अणुओं में एक हाइड्रोजन बंधन मौजूद होता है। और नियान जो होता है आपका वो आपका ठोस होता है, आमतौर पर वैंडेर वाल्स वालों द्वारा एक साथ रखे जाते हैं।
ठीक है, मतलब यौगिक होता है वो। कौन सा? वो हो जाएगा आपका नियान। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है फोर्थ स्टेट शब्द का तात्पर्य है। फोर्थ स्टेट शब्द का तात्पर्य है किससे? चौथा स्तंभ किसको कहते हैं? देश का चौथा स्तंभ है फोर्थ स्टेट, वो होता है आपका प्रेस। ठीक है, प्रेस जो होता है इसे फोर्थ स्टेट कहते हैं, चौथा स्तंभ कहते हैं। समाचार मीडिया जो वकालत की स्पष्ट क्षमता और राजनीतिक मुद्दों के तैयार करने की अंतर्निहित क्षमता दोनों में संदर्भित होता है ये। ठीक है, या यूं कह लें कि देश को चलाने वाले होते हैं। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? ऑक्सिन, साइटोकिनिन या ऑक्सीटोसिन? ऑक्सीटोसिन कौन सा है जो आपका हार्मोन नहीं है? कौन सा पादप है? वो है आपका ऑक्सीटोसिन जो है वो आपका हार्मोन नहीं है। ठीक है, बाकी दो जो है ये आपका हार्मोन है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से विषम का चयन कीजिए। विषम, विषम पूछ रहा है। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 पराग, परागनली, पेलिकन, ये आपका विषम है। ठीक है, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। ठीक है, ये क्या है? फूल के मादा प्रजनन अंग है। ठीक है, और दूसरा आपका परागकोश, रेशा या पराग, ये क्या है? आपके सभी फूल के जनन अंग हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है 1878 में किस वायसराय ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया? बताइए। वो किया था आपके लॉर्ड लिटन ने। ठीक है, लॉर्ड लिटन ने जो है वो आपके वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है वो पारित किया था। कब? 1878 में। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? बताइए। वो क्या था? आपके स्वामी विवेकानंद जी ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। वो कब किया था? वो किया था आपके 1 मई को, 1 मई 1897 में। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैंप, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था आपके हम्फ्री डेवी ने। ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका सही हो जाएगा। हम्फ्री डेवी ने कब किया था? वो किया था आपके 1815 ईस्वी में। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? सोम प्रकाश। अच्छा, ये हुआ कब था? ये हुआ था आपके 1859 में हुआ था। ठीक है, किसने किया था? वो किया था आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। हाँ, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। ठीक है, अगला देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पक्षी है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पक्षी है जिसमें केवल नर पक्षी ही घोंसले का निर्माण करता है? बताइए। मादा नहीं करती है, वो बैठी रहती है, नर बनाता है घोंसला। कौवा, कलचिड़ी, वीवर, कौन है? वो है आपका वीवर। वीवर जो होता है या जिसको दर्जन चिड़िया बोलते हैं वो जो है घोंसला बनाता है। ठीक है, ये जो है इसकी मादा जो होती है वो नहीं बनाती हैं। अगला देखते हैं। बस आज के लिए इतना ही।
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन आंसर के साथ। धन्यवाद।